हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है जीके और जीएस की, जिसमें हम करेंगे जीएस के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चन आपके 20 में से सही हो रहे हैं। आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस अवस्था को दक्षिण ऐनांत कहते हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें छोटी हों, या जब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी हों, या जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो, या उपयुक्त सभी। दक्षिणांत किसे कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, और इसके ठीक विपरीत या ठीक उल्टा स्थिति जो होती है उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो पृथ्वी का जो ये अवस्था है पृथ्वी की, इसे हम दक्षिणी ऐनांत कहते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दक्षिण ऐनांत के बारे में। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके पहले आपसे पूछा गया था 21 जून को। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, किस रेखा पर। मकर रेखा पर, कर्क पर या फिर विषुवत रेखा पर, या ए और बी दोनों। तो आंसर क्या होगा। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकर रेखा। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में शरद और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु किस तिथि को होती है। 22 अक्टूबर, 23 दिसंबर, 22 सितंबर या 25 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन वसंत ऋतु होती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 सितंबर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर किस तिथि को लंबवत पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 मार्च और 21 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, या 22 जून और 21 दिसंबर को। सूर्य की किरणें कहाँ पर पूछा है, विषुवत वृत्त पर कब लंबवत पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर या भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग क्रमशः जल व स्थल से घिरा हुआ है। तो क्रमशः आपको बताना है, यानी कि पहले जल और उसके बाद स्थल। ऑप्शन ए देखिएगा, 29.2% जल और 70.8% स्थल, या 70.8% जल या 29.2% स्थल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 66% स्थल या 34% जल, या फिर ऑप्शन डी में 72% स्थल या 28% जल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल का लगभग 70.8% भाग जल और 29.2% भाग स्थल से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपका एक मार्क्स जो है वो बना रहेगा, इसलिए हर एक चीज़ें आप ध्यान रख के चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा इसी के साथ कि किस गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में बराबर है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न है समस्त स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। 50%, 75%,
65% या फिर 45%। तो समस्त स्थलीय भाग का लगभग 75% भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध भी कहते हैं और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता भी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर 75% आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं क्यों नहीं हैं। चंद्रमा की धरातल पर वायुमंडल का अभाव है इसलिए, या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, या चंद्रमा की परिभ्रमण गति के कारण, या इसकी घूर्णन गति के कारण। कौन सा कारण है कि चंद्रमा पर जीवन की संभावना नहीं है। चंद्रमा की धरातल वायुमंडल का अभाव है जिसके कारण चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं नहीं हैं, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव है इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावनाएं नहीं है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा अक्ष के परितः लगभग कितने दिनों में एक परिभ्रमण पूर्ण करता है। 26 दिन, 27 दिन, 23 दिन या फिर 29 दिन। तो चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 27 दिनों से कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लगभग हमारा 27 दिन हो जाएगा। 27 दिनों से कुछ अधिक समय लेता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर यहाँ पर बात करें इस ऑप्शन में तो 27 हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है। 24 घंटे, 24 घंटे 40 मिनट, 23 घंटे या 23 घंटे 40 मिनट। 24 घंटे 40 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु एक बार फिर घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उसी बिंदु पर पहुंचता है, एक चक्कर पूरा करता है, तो उसे हम चंद्र दिवस कहते हैं। और इसमें यह समय कितना लेता है, 24 घंटे 40 मिनट का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नक्षत्र माह क्या है, ये बताइए। क्या एक माह में विभिन्न नक्षत्रों की गतियां हैं। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, या चंद्रमा द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगा समय, या बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा। नक्षत्र माह के बारे में, नक्षत्र माह क्या होता है, तो अपने दीर्घ वृत्तीय पथ पर चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के परितः चक्कर लगाता है और यह अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी होती है। इसे ही हम नक्षत्र माह कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे नक्षत्र माह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग ही हमें क्यों दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि में अधिक अंतर के कारण, या चंद्रमा की परिभ्रमण या परिक्रमण अवधि की समानता के कारण, या सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं। तो पृथ्वी से हम जब चंद्रमा को देखते हैं तो हमें उसका सिर्फ आधा भाग ही दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, तो चंद्रमा की परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि लगभग समान है, इसलिए चंद्रमा का आधा भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि बिल्कुल समान है। अगला प्रश्न है कि किसका प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। केवल सूर्य का, सूर्य और चंद्रमा का, सूर्य और पृथ्वी, या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल सूर्य का प्रकाश जो है ये चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए हमें जो चंद्रमा है वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की कला किसे कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाशित भाग का घटना, या चंद्रमा के प्रकाशित भाग का बढ़ना, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। चंद्रमा की कला क्या है, देखिए चंद्रमा की प्रकाशित भाग का घटना और इसके प्रकाशित भाग का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें ही चंद्रमा की कला कहलाती हैं। चंद्रमा की गोल आकृति के कारण ही लगभग आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और शेष भाग जो है वो हमेशा अंधकार में या हमेशा अंधकार से भरा रहता है, और यही कारण है कि उसके
केवल प्रकाशित भाग को ही घटता या बढ़ता हम देख पाते हैं और यह आकार कभी हाशिए के समान, कभी अर्धवृत्ताकार तो कभी पूरा गोल दिखाई देता है और इसे ही चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या सही है। ये कोट वाला प्रश्न है। पहले दो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर दिया गया है पॉइंट कि जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर घटता है तो इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है, केवल ए केवल दो, ए और बी दोनों, या फिर ना तो ए और ना तो बी। तो इसके बारे में आपको बताना है, कूट में आंसर करना है, ना कि यहाँ से आपको आंसर करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो उसे हम शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं, और जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर घटता है तो उसे हम कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए तो आप बिल्कुल भी उल्टा लिखा हुआ है, जब बढ़ता है तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और जब घटता है तो उसे कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। तो आंसर हमारा बिल्कुल भी यहाँ पर गलत है, ये दोनों पॉइंट गलत हैं। तो आंसर क्या होगा, ना तो एक और ना ही दो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या सही है। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही आंसर देना है जैसे पिछले प्रश्न में आपने दिया है। पेरोजी वह स्थिति है जब चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है। एपोजी वह स्थिति है जब चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है या दूर होती है। तो आपको बताना है कि पेरिजी और एपोजी के संबंध में ये क्या दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक सही है या दोनों सही है। तो जब चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, पेरोजी कहते हैं, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे की बात करें तो चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक जब दूरस्थ होती है तो इस अवस्था को हम एपोजी कहते हैं, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा एक और दो दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य समकोण पर स्थित होते हैं। देखिए, बात अगर यहाँ पर हो रही है ऑप्शन ए में सूर्य की, तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कभी नहीं आता है, ये स्थिति नहीं होती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त हो पाता, बल्कि पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तो इसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है। अमावस्या के दिन होता है या पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ना कि अमावस्या को। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, लेकिन हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं होते हैं। ये भी, इसका भी कुछ कारण है, तो इसके लिए भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, और इसकी थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को घटित क्यों नहीं होता। देखिए, मैंने जो आपसे पूछा कि ऐसा हर पूर्णिमा को क्यों नहीं होता, इसका आंसर आपको यहाँ से मिलने वाला है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षीय तलों में झुकाव होने के कारण, या चंद्रमा का हमेशा पृथ्वी के कक्षीय तल में होना, चंद्रमा का पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करने के कारण, या उपर्युक्त सभी। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि प्रत्येक पूर्णिमा को, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता। देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षीय तलों में लगभग चंद्रमा पृथ्वी के कक्षीय तल में कभी कभी होता है, और इसी प्रकार यह हमें स्पष्ट हो जाता है कि चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को ना होकर किसी विशेष पूर्णिमा तिथि पर ही होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के कक्षीय तल में आता है तब ऐसी घटना होती है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट होगा। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षीय तलों में झुकाव होने के कारण ऐसा होता है।
तो ये दोस्तों आज के हमारे प्रश्न थे, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। 20 में से आपका क्या स्कोर बना। आज के प्रश्न काफ़ी अच्छे थे, आई होप आपने सारे सॉल्व किए होंगे। तो अब आप अपना स्कोर बता दीजिएगा। और दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।